नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई। और आज हम किसी थ्योरी पर नहीं बल्कि एक पहेली पर बात करने वाले हैं। पहेली है साल 2025 की। एक ऐसा साल जब ऐसा लगा कि भारत में महंगाई ने जैसे छुट्टी ले ली है। बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। नवंबर 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर सिर्फ 0.71% थी। 1% से भी कम। हाँ, हाल के सालों में तो ऐसा कोई नंबर देखा ही नहीं गया। ऐसा लगा जैसे कीमतें बढ़ी नहीं रही थी, सब कुछ थम सा गया था। ये वाकई एक असाधारण एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। कुछ अर्थशास्त्री तो इसे गोल्डीलॉक्स सिनेरियो कह रहे थे। गोल्डीलॉक्स, अच्छा, मतलब सब कुछ जस्ट राइट। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था भी अच्छी रफ्तार से बढ़ रही थी और महंगाई भी पूरी तरह काबू में थी। और इस जादू के पीछे का जो राज था वो था खाने पीने की चीजों की कीमतों में भारी गिरावट। तो आज हमारा मिशन इसी पहेली को सुलझाना है। ऐसा क्या हुआ 2025 में? क्या ये सिर्फ अच्छी किस्मत थी या इसके पीछे कोई सोचा समझा प्लान था? और क्या इतनी कम महंगाई वाकई सबके लिए अच्छी होती है? चलिए इसकी तह तक चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक थोड़े अजीब सवाल से शुरू करती हूँ। हम हमेशा महंगाई को एक विलन की तरह देखते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही सोच है। लेकिन मेरे हाथ लगे कुछ आर्टिकल्स कहते हैं कि थोड़ी बहुत महंगाई, शायद उसे रेंगती हुई महंगाई कहते हैं, वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आम आदमी के लिए तो हर बढ़ी हुई कीमत एक बोझ है, फिर ये अच्छी कैसे हो सकती है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं से पूरी कहानी की परतें खुलती हैं। देखिए, आप ऐसे सोचिए, अगर आपको पता हो कि आज जो चीज़ 100 रुपए की है वो साल भर बाद भी 100 की ही रहेगी, तो क्या आप आज उसे खरीदने की जल्दी करेंगी? शायद नहीं, इंतजार कर सकती हूँ। और अगर वो 98 की हो जाए तो? तब तो मैं बिल्कुल इंतजार करूंगी। बस यही सोच कंपनियों और निर्माताओं पर भी लागू होती है। अगर कीमतें बिल्कुल ना बढ़ें या भगवान ना करे गिरने लगें तो उन्हें कोई मुनाफा नहीं दिखे ना, वो नया निवेश क्यों करेंगे, नई फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? सही बात है। और जब निवेश रुकता है तो नौकरियां पैदा होनी बंद हो जाती हैं और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। इसीलिए 2 से 3% की क्रीपिंग इन्फ्लेशन को अच्छा माना जाता है। ये एक लुब्रिकेंट की तरह है जो इकोनॉमी के पहियों को घूमता रखता है। अच्छा, तो ये एक तरह का मोटिवेशन है। तो 2025 में भारत इसी अच्छी वाली महंगाई के जोन में था। लेकिन अगर ये काबू से बाहर हो जाए तो? मतलब दौड़ती हुई महंगाई, क्या हमने कभी उसका सामना किया है? हाँ, किया है। 90 के दशक की शुरुआत में हमने 2 अंकों वाली महंगाई देखी है जो वॉकिंग से गैलपिंग यानी दौड़ती हुई महंगाई की तरफ बढ़ रही थी। वो एक खतरनाक जोन होता है। आपकी सैलरी पीछे रह जाती है और कीमतें रॉकेट बन जाती हैं। और सबसे बुरी स्थिति होती है हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पैसा सचमुच में कागज बन जाता है। आप सोचिए, जिम्बाब्वे में एक वक्त ऐसा था कि एक ब्रेड खरीदने के लिए आपको नोटों से भरा एक पूरा थैला लेकर जाना पड़ता था। मतलब आपकी जेब में रखा पैसा आइसक्रीम की तरह पिघल रहा है। आप सुबह अमीर थे और शाम तक गरीब हो गए। शुक्र है 2025 में हम इस सबसे कोसों दूर थे। तो अब असली सवाल पर आते हैं। कीमतें बढ़ने के जो आम कारण होते हैं वो क्या हैं? और 2025 में ये सब गायब कहाँ हो गए थे? ये हमारी पहेली का अगला हिस्सा है। देखिए, महंगाई के पीछे मोटे तौर पर 2 बड़े विलन होते हैं। पहला है डिमांड पुल, मतलब मांग से पैदा हुई महंगाई। ये वो वाली थ्योरी ना, जब बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम सामान का पीछा करता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसे असल जिंदगी में समझते हैं। सोचिए, आईटी कंपनियों में बम्पर बोनस मिलता है और अचानक हजारों लोग नई गाड़ी या घर खरीदने निकल पड़ते हैं। अब गाड़ियां और घर तो रातों रात नहीं बन सकते, पर खरीदार बढ़ गए। सही नतीजा, डीलर्स और बिल्डर्स कीमतें बढ़ा देते हैं। यही है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का असली चेहरा। और दूसरा है कॉस्ट पुश, यानी लागत से पैदा हुई महंगाई। ये सप्लाई की तरफ से आता है। मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया। अब पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ेगा, और भाड़ा बढ़ेगा तो घर तक पहुंचने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी, सब्जी से लेकर साबुन तक, सब कुछ एकदम। या फिर मान लीजिए कि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ गई तो फैक्ट्री में सामान बनाने की लागत बढ़ जाएगी और कंपनियां वो बोझ ग्राहकों पर डाल देंगी। तो 2025 में क्या हुआ? क्या लोगों के पास पैसा नहीं था
या फिर सामान बनाने की लागत कम हो गई थी? दोनों ही बातें पूरी तरह सच नहीं है। अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही थी, मतलब लोगों की आय भी बढ़ रही थी, लेकिन 2025 में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था सप्लाई शॉक। सप्लाई शॉक? हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव सप्लाई शॉक। हुआ ये कि लगातार 2 अच्छे मॉनसून और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से बाजार में सब्जियां, दालें और अनाज जरूरत से ज्यादा आ गए। अच्छा, मतलब सप्लाई इतनी बढ़ गई कि उसने डिमांड को पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल, और इसी वजह से कीमतें गिर गईं। हमारे स्रोतों में एक और बड़ा दिलचस्प शब्द था, प्रोटीन इन्फ्लेशन। इसका 2025 की कहानी से क्या लेना देना है? ये भारत की कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। जैसे जैसे देश में लोगों की आय बढ़ती है, वो गेहूं चावल से आगे बढ़कर दूध, अंडे, दाल और मीट जैसी प्रोटीन वाली चीजों पर ज्यादा खर्च करने लगते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है। पिछले 1 दशक में हमने देखा है कि इन चीजों की मांग बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे इनकी महंगाई भी बढ़ी है। लेकिन 2025 में बेहतर पशुपालन और पोल्ट्री नीतियों के चलते इन चीजों की सप्लाई भी मांग के साथ कदम से कदम मिलाकर चली। इसलिए जो प्रोटीन इन्फ्लेशन अक्सर महंगाई को बढ़ाता था, वो भी उस साल शांत रहा। बहुत खूब। तो अब हम धीरे धीरे पहेली के करीब पहुंच रही हैं। अच्छे मॉनसून और बेहतर सप्लाई ने कीमतों को बढ़ने नहीं दिया। लेकिन अब एक और सवाल। हम अक्सर न्यूज़ में WPI और CPI, इन दो आंकड़ों के बारे में सुनते हैं। 2025 में दोनों बहुत अलग कहानी बता रहे थे। ऐसा क्यों? हाँ, और ये इस पहेली का सबसे जरूरी सुराग है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इन्हें आसानी से कैसे समझे? देखिए, WPI है मंडी का भाव, वो कीमत जिस पर एक किसान अपनी फसल किसी बड़े व्यापारी को बेचता है या एक फैक्ट्री वाला अपना माल थोक में डीलर को देता है। इसमें सिर्फ सामान होता है, सेवाएं नहीं। और CPI? CPI है आपके और मेरे घर का बजट, वो कीमत जो हम और आप अपनी नजदीकी दुकान पर चुकाते हैं। इसमें आटा दाल के साथ साथ बच्चों की स्कूल फीस, डॉक्टर का बिल, मोबाइल का रिचार्ज, ये सब सेवाएं भी शामिल हैं। ओह अच्छा, तो अब मैं समझी। मतलब 2025 में जो हुआ वो एक तरह से आंकड़ों का खेल भी था। हो सकता है थोक बाजार में कीमतें उतनी न गिरी हों, लेकिन क्योंकि हमारे आपके बजट में खाने पीने का सामान ज्यादा मायने रखता है, इसलिए हमें महसूस हुआ कि महंगाई लगभग खत्म हो गई है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही मुख्य अंतर है। WPI की बास्केट में खाने पीने की चीजों का वजन सिर्फ 22 से 24% होता है, जबकि CPI की बास्केट में ये करीब 46% है। लगभग आधा। हाँ, इसलिए जब नवंबर 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति -3.91% पर चली गई, मतलब खाने की चीजें असल में सस्ती हो रही थीं, तो इसका जबरदस्त असर CPI पर दिखा और वो 0.71% पर आ गया। RBI भी इसीलिए अपनी नीतियां बनाने के लिए CPI को ही देखता है। क्योंकि वो आम आदमी की असलियत के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि 2025 में कीमतें क्यों नहीं बढ़ी, तो अब उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या ये सबके लिए अच्छा था? जब महंगाई बढ़ती है तो कौन जीतता है और कौन हारता है? देखिए, ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। इसके स्पष्ट विजेता और हारने वाले होते हैं। सबसे क्लासिक उदाहरण है कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले का। अच्छा? महंगाई हमेशा कर्ज लेने वाले यानी डेटर की दोस्त होती है और कर्ज देने वाले यानी क्रेडिटर की दुश्मन। एक मिनट, ये कैसे? इसे थोड़ा आसान करके समझाइए। जरूर। मान लीजिए आपने बैंक से आज 1 लाख रुपए का लोन लिया, जिसे आपको 1 साल बाद 1,10,000 लौटाना है। ठीक है। लेकिन इस 1 साल में 20% महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब है कि जिस चीज के लिए पिछले साल 1 लाख लगते थे, अब 1,20,000 लगते हैं। तो जो 1,10,000 आप लौटा रहे हैं, उनकी असल कीमत, उनकी खरीदने की ताकत उस 1 लाख रुपए से भी कम हो गई है जो आपने उधार लिए थे। ओह, क्योंकि पैसे की वैल्यू ही घट गई। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? जैसे मान लीजिए किसी ने होम लोन लिया है, महंगाई बढ़ने से उसकी सैलरी शायद उतनी तेजी से ना बढ़े, लेकिन घर चलाने का बाकी खर्च, पेट्रोल, सब्जी सब बढ़ जाता है। तो असल में उसकी जेब पर तो बोझ बढ़ गया। फिर वो फायदे में कैसे रहा? अगर आपकी आय महंगाई के साथ नहीं बढ़ती, तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा मार पड़ती है फिक्स्ड इनकम वालों पर, जैसे नौकरी पेशा लोग या पेंशनर्स। उनकी तनख्वाह तो साल में एक बार बढ़ती है, पर महंगाई हर महीने बढ़ती है। वहीं एक व्यापारी या दुकानदार, वो तो हर दिन अपने सामान की कीमत बढ़ाकर महंगाई से खुद को बचा सकता है। तो 2025 की कहानी पर लौटते हैं। जब खाने पीने की चीजें इतनी सस्ती हो रही थीं, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं का तो बहुत फायदा हुआ। हाँ, शहरों में तो लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन उस किसान का क्या जिसने वो फसल उगाई थी?
और यही इस गोल्डीलॉक्स कहानी का स्याह पक्ष है। जब सब्जियों और दालों के दाम गिरते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि किसान को उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। शहरों में बैठे हम लोग भले ही खुश हों, लेकिन गांवों में ये ग्रामीण संकट मतलब रूरल डिस्ट्रेस को जन्म दे सकता है, क्योंकि किसानों की आय घट जाती है। हाँ, और उससे उनकी खरीदने की शक्ति कम होती है और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाती है। तो जो चीज़ शहर के लिए अच्छी है वो गांव के लिए बुरी हो सकती है। तो अगर महंगाई नियंत्रण से बाहर हो जाए, चाहे वो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, तो सरकार और आरबीआई करते क्या हैं? उनके पास इसे काबू में करने के लिए क्या हथियार है? उनके तर्कश में कई तीर हैं। आरबीआई के पास हैं मौद्रिक उपाय यानी मॉनेटरी टूल्स, जैसे रेपो रेट वगैरह। बिल्कुल। जब महंगाई ज्यादा होती है तो आरबीआई का काम होता है बाजार से अतिरिक्त पैसा सोखना। इसके लिए वो रेपो रेट जैसी ब्याज दरें बढ़ा देता है। लोन महंगे हो जाते हैं, लोग और कंपनियां कम खर्च करते हैं और धीरे धीरे मांग घट जाती है। और सरकार क्या करती है? सरकार राजकोषीय उपाय यानी फिस्कल टूल्स का इस्तेमाल करती है। वो अपने गैर जरूरी खर्चों में कटौती कर सकती है या फिर इनकम टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स बढ़ा सकती है ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा बचे। अच्छा, और विदेशों से इंपोर्ट करने जैसे उपाय भी होते हैं? हाँ, वो व्यापार उपाय में आता है। अगर देश में प्याज की कमी है तो बाहर से मंगवा लो ताकि सप्लाई बढ़ जाए और कीमतें काबू में आ जाएं। ठीक है, तो ये तो हुए उपाय, लेकिन अक्सर न्यूज़ में कुछ ऐसे शब्द सुनाई देते हैं जो कंफ्यूज कर देते हैं, जैसे स्टैगफ्लेशन। ये सुनने में ही एक विरोधाभास लगता है। मतलब इकोनॉमी रुकी हुई है पर महंगाई दौड़ रही है, ये कैसे मुमकिन है? ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। स्टैगफ्लेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्टैग्नेशन यानी आर्थिक विकास का रुकना और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मतलब बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हाँ, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, कंपनियां भी संघर्ष कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कीमतें भी आसमान छू रही हैं। ये 1970 के दशक में तेल संकट के दौरान कई पश्चिमी देशों में देखा गया था। ये सामान्य आर्थिक नियमों को आप कह सकते हैं तोड़ देता है। और एक और शब्द है डिफ्लेशन यानी अपस्फीति। क्या ये महंगाई का उल्टा है? हाँ, और ये महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ज्यादा खतरनाक? बहुत ज्यादा। डिफ्लेशन का मतलब है कीमतों में लगातार गिरावट। सुनने में अच्छा लगता है कि चीजें सस्ती हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब है कि लोग खरीदना बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कल कीमतें और गिरेंगी। मांग खत्म हो जाती है, कंपनियां उत्पादन बंद कर देती हैं, लोगों की नौकरियां चली जाती हैं और अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंस जाती है। जापान ने दशकों तक इस समस्या का सामना किया है। तो सारांश ये है कि हमारी 2025 की पहेली सुलझ गई। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जहां अच्छे मॉनसून, बेहतर सप्लाई मैनेजमेंट और खाद्य पदार्थों की बम्पर पैदावार ने मिलकर महंगाई को लगभग शून्य पर ला दिया। हाँ, और सीपीआई के स्ट्रक्चर की वजह से ये आंकड़ा और भी ज्यादा ड्रामेटिक दिखा। बिल्कुल। ये एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स पल था जहां विकास और मूल्य स्थिरता का एक शानदार संतुलन देखने को मिला। ये दिखाता है कि सही नीतियां और थोड़ी किस्मत मिलकर क्या कर सकती हैं। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो ग्रामीण भारत से जुड़ा था। और यहीं पर मैं आज की बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि बहुत कम महंगाई जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में गिरावट से आती है, वो किसानों की आय को चोट पहुंचा सकती है। दूसरी तरफ ज्यादा महंगाई हम जैसे शहरी और नौकरी पेशा लोगों की जेब खाली कर देती है। तो सवाल ये है कि भारत जैसे विशाल और विविध अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई का सही स्तर क्या है? क्या सरकार का 4% का आधिकारिक लक्ष्य हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए सही जवाब है, या फिर सही महंगाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं?